भी गहलोत पायलट की चर्चा होती है, ये दोनों चेहरे जो हैं उन धरने और प्रदर्शन दोनों से गायब दिखाई देते हैं। यदि कार्यक्रम में गहलोत जी जाएंगे या पायलट जी जाएंगे तो फिर कहीं न कहीं डोटासरा जी सेकंड लाइन में आ जाते हैं। चाहे गोविंद डोटासरा की मैं बात कर लूं या फिर टीकाराम जूली की हम बात कर लें, ये दोनों चेहरे अब कांग्रेस के लिए काफी मजबूती का काम कर रहे हैं, या फिर अशोक गहलोत सचिन पायलट अब दब गए हैं। यदि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना तो इन दोनों नेताओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल इग्नोर नहीं किया जा रहा, इनको कमजोर किया जा रहा है। पायलट गहलोत की कार्यक्रमों से दूरी, मजबूरी या फिर गुटबाजी पर लगाम। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं सीधी बात। सीधी बात में आज बात होगी गहलोत पायलट की आखिरकार लगातार कार्यक्रमों से दूरी के क्या कुछ मायने हैं, अंदर खाने क्या कुछ चर्चाओं का दौर जो है वो गर्म है, क्या कोई गुटबाजी अभी भी जारी है या फिर कोई नई तस्वीर है। आज चर्चा इसी पर, और हमारे साथ में आज चर्चा में बात करेंगे जो लगातार आपके सामने आते हैं सीधी बात में, चैनल के संपादकीय सलाहकार नीरज मेहरा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी। धन्यवाद। नीरज जी, लगातार हम देख रहे हैं जब भी गहलोत पायलट की चर्चा होती है और जब इन दिनों राजनीति इतनी चरम पर है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं ये दोनों चेहरे जो हैं उन धरने और प्रदर्शन दोनों से गायब दिखाई देते हैं, नदारद दिखाई देते हैं। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह? देखिए, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम हो या जयपुर शहर का कार्यक्रम, पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं। कई बार दोनों नेता यहाँ होते हैं फिर भी कार्यक्रमों में नहीं आते हैं। तो ऐसा लगता है कि आखिरकार कारण क्या है। ये दोनों नेता कार्यक्रमों में आ नहीं रहे, स्थानीय नेताओं से नाराजगी है, फिर राजनीतिक मजबूरी। तो ऐसा लगता है कि क्योंकि स्थानीय जो नेता है, जब प्रदेश अध्यक्ष जी अपने कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो भी चाहते हैं कि उसमें वही छाए रहे जी। हर आदमी की एक दिल्ली तमन्ना होती है कि जब मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ तो कार्यक्रम का हीरो मैं ही रहूँ। यदि कार्यक्रम में गहलोत जी जाएंगे या पायलट जी जाएंगे तो फिर कहीं न कहीं डोटासरा जी सेकंड लाइन में आ जाते हैं। अभी राजस्थान की राजनीति में केंद्रीय नेतृत्व भी एक तरह से इन दोनों नेताओं की गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है जी। और नए नेतृत्व को जिम्मेदारी भी दे रहा है। जिस तरह से लगातार गोविंद सिंह डोटासरा लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और साथ में नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं जी। राजस्थान में कांग्रेस वैसे भी 4 गुटों में भी बटी हुई है। अशोक गहलोत गुट अलग है, सचिन पायलट गुट अलग है, गोविंद सिंह डोटासरा जी का भी गुट तैयार हो गया है अब तो नेता प्रतिपक्ष का भी गुट तैयार हो गया है। उनको भी लगता है कि क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में, क्योंकि वो भी आज की तारीख में एक दलित वर्ग का कांग्रेस में राजस्थान में बड़ा चेहरा है। गोविंद सिंह डोटासरा खुद प्रदेश अध्यक्ष है, जाट समाज से आते हैं, तो वो भी एक अपने आप में बड़ा चेहरा है और अब हो गया है। पहले से 2 ही गुट माने जाते थे, एक अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट, लेकिन अब 4 गुटों में बटी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जब इन जो स्थानीय कार्यक्रम होते हैं तो वो नेता भी शायद लगता है इन दोनों को ही बुलाने से अवॉइड भी करते होंगे कि यार ये आ नहीं जाए, नहीं तो हमारा कार्यक्रम सारा वो खींच ले जाएंगे। दूसरा रणनीतिक कारण भी है, कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने भी शायद हो सकता है प्रदेश नेतृत्व को हिंट दिया है कि इन दोनों को जब बहुत बड़ा कार्यक्रम हो नेशनल स्तर का तभी इनको आमंत्रित किया जाए और तभी ये लोग शामिल हो। तो कहीं न कहीं रणनीतिक कारण भी है और जो स्थानीय नेतृत्व चाहता है खुद को भी सामने लाना। जैसे कल का ही प्रदर्शन था तो वहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष दोनों थे, लेकिन पायलट गुट के बहुत सारे नेता उसमें थे, गहलोत गुट के बहुत सारे नेता उसमें शामिल थे। तो दोनों नेताओं के जो समर्थक है, जिनको माना जाता है कि ये हार्डकोर समर्थक है, ये उस धरने प्रदर्शन में मौजूद है, तो कहीं न कहीं वो उन नेताओं की उपस्थिति दर्ज कराते हैं, लेकिन वो खुद नेता नहीं है। इसलिए सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिरकार कारण क्या है कि इन दोनों नेताओं की मौजूदगी उस धरने प्रदर्शन में नहीं हो रही है जहां होना जरूरी है। जी बिल्कुल। तो नीरज जी, यदि हम देखें चाहे गोविंद डोटासरा की मैं बात कर लूं या फिर टीकाराम जूली की हम बात कर लें, तो अब इन दोनों तस्वीरों को, इन दोनों चेहरों को कैसे देखें? क्या वाकई में ये दोनों चेहरे अब कांग्रेस के लिए काफी मजबूती का काम कर रहे हैं, या फिर अशोक गहलोत सचिन पायलट अब दब गए हैं? राष्ट्रीय नेतृत्व की क्या कुछ मंशा है, इस पर भी खुलकर आपसे जानना देखिए, दोनों चेहरे, सचिन पायलट अभी केंद्रीय पर्यवेक्षक थे, केरल के पर्यवेक्षक थे जी।
और देखिए उनको जिम्मेदारी मिली रही राष्ट्रीय, लेकिन राज्य से दूर किया जा रहा है जी। गहलोत जी को भी राज्य से भी दूर कर दिया गया है और केंद्र से भी उनको दूर कर दिया गया। उनके पास दोनों जगह कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है और वो अभी पूर्व मुख्यमंत्री के नाते ही कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। पार्टी ने उनको अभी कोई जिम्मेदारी दे नहीं रखी है, इसलिए वो एक तरह से उनको कार्यक्रमों से अपना आप स्वतः ही, जब कोई व्यक्ति के पास कोई जिम्मेदारी होगी ही नहीं तो कोई आदमी जबरदस्ती नहीं जाएगा। लेकिन उन दोनों को इग्नोर करना राष्ट्रीय नेतृत्व के अभी इतने वो नहीं है। हाँ। राजस्थान की राजनीति में यदि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना तो इन दोनों नेताओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल इग्नोर नहीं किया जा रहा, इनको कमजोर किया जा रहा है जी। ताकि दूसरा सेकंड लाइन का नेतृत्व उभरे। सचिन पायलट को केंद्र में लगाया जा रहा है, बार बार अलग अलग प्रदेशों का प्रभारी बनाया जा रहा है। अशोक गहलोत को केंद्र और राज्य दोनों से हटाया जा रहा है ताकि, लेकिन फिर भी उनका कद इतना बड़ा है, उन्होंने पार्टी के लिए इतना बड़ा काम किया है। इतने लंबे समय तक राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पर्यवेक्षक, प्रभारी, बहुत सारे पदों पर रहे हैं। तो इसलिए उनको उनका विकल्प नहीं है। लेकिन क्योंकि पार्टी को सेकंड लाइन का नेतृत्व तैयार करना है, हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन जिस रफ्तार से, जिस तरीके से वो काम लगातार कर रहे हैं, तो पार्टी को ये काम पसंद आ रहा है। नहीं तो अभी तक नेतृत्व बदल चुका होता। नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष अब सीधे राहुल गांधी से बात करते हैं। कल तक जब नेता प्रतिपक्ष नहीं थे तो टीकाराम जूली पूर्व मंत्री के नाते उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर नहीं थी, लेकिन जब से नेता प्रतिपक्ष बने और जब से उन्होंने काम किया, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में काम किया, तब से उनका एक अलग वजूद बना है। और वो राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि देखिए वो एससी वर्ग से आते हैं, राजस्थान में एससी वर्ग का भी कोई बड़ा चेहरा नहीं था, एससी वर्ग का बड़ा वोट बैंक है राजस्थान में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उनको भी बहुत ज़्यादा माइलेज दे रही है, बहुत ज़्यादा वेटेज दे रही है। तो वो दोनों नेता, और राजस्थान में करीब 43 सीटें जाट समाज प्रभावित करता है जी। कई बार उनके विधायक 40 तक 42 तक रहते हैं, चाहे दोनों पार्टियों में मिला के, निर्दलीय मिला के। तो आप सोच सकते हैं 200 सीटों में से किसी एक समाज के इतने बड़ी संख्या में विधायक रहते हों, तो आप उस समाज के नेता को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए उनको अभी हटाने की जल्दबाजी भी कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। सचिन पायलट को कमांड सौंपने का मतलब है उनको हटाना तो कहीं न कहीं जाट समाज को नाराज करना है। सचिन पायलट का अपना अलग हो रहा है उनका, और इसलिए हो सकता है उनका, क्योंकि लगातार उनके समर्थक कह रहे हैं कि भाई उन्हें सीएम फेस घोषित कर दिया जाए, लेकिन पार्टी ऐसी गलती कभी नहीं करेगी राजस्थान में, खासतौर पर तो राजस्थान में लास्ट तक सस्पेंस बना रहेगा। लेकिन उन दोनों को कहीं न कहीं रणनीतिक तौर पर उपयोग में लिया जा रहा है, लेकिन उनको इग्नोर भी किया जा रहा है और जिम्मेदारी इनको दी जा रही है ताकि ये हाईलाइट हो, मीडिया में भी हाईलाइट हो, जनता के बीच भी जाए। जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है सचिन पायलट के सीएम को लेकर के, तो क्या ये सपना अधूरा ही रह जाएगा उनके लिए? नहीं, कैसे देखें? ये देखो, सीएम फेस घोषित करने का मतलब है, देखो राजस्थान में अभी भी बहुत ज़्यादा जो हमारी राजनीति है वो जातियों के इर्द गिर्द घूमती है, यहाँ वोट बैंक चलता है। सचिन पायलट को या अशोक गहलोत को किसी को भी सीएम फेस करने से फिर कुछ जातियाँ कट जाती है, कुछ जुड़ जाती है। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं चाहेगी किसी एक का नाम आगे कर दिया जाए, बाद में विधायकों की मंशा क्या है उसके आधार पर कर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी चाहेगी, विधायक चाहेंगे तो ही सचिन पायलट सीएम बन पाएंगे। अगर उनका पहले चेहरा घोषित कर दिया जाता है, नाम घोषित कर दिया जाता है, तो गहलोत खेमा, आपका डोटासरा खेमा, तमाम तरह के जो खेमे हैं, हो सकता है वो पीछे हट जाए, हो सकता है उसका नुकसान हो, क्योंकि डोटासरा के मुकाबले जो यहाँ राजस्थान में गुर्जर समाज की उतनी ज़्यादा सक्रियता नहीं है। 8-9 सीटें गुर्जर समाज के लोग जीत पाते हैं, कई सीटों पर उनका प्रभाव है, जिन सीटों पर प्रभाव है कांग्रेस पार्टी को एक तरफा चुनाव जिताते हैं। तो लेकिन अगर वो सीएम पे घोषित कर देंगे तो फिर पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, इसलिए पार्टी डरती है। और पार्टी सोचती है कि हम सस्पेंस रखें, चुनाव लड़ें, चुनाव मैदान में जाएं, जो जीतेगा, विधायक जिसको चाहेंगे उसका नाम आगे कर दिया जाएगा। सीएम देखो, सचिन पायलट का एक ऐसा चेहरा है जिसपे युवा आज की तारीख में बहुत ज़्यादा, और उनकी एक फैन फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में, एक समाज विशेष भी, आजकल तो सभी समाजों के लोगों में उनकी लाइकिंग है।
चाहे जाट समाज के विधायक हो, चाहे एससी समाज के विधायक हो, तमाम लोग उनको पसंद करते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और गहलोत के बाद दूसरे नाम उनका ही राजस्थान में आता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी इन दोनों नेताओं के अलावा भी उन्होंने 2 नेतृत्व तैयार कर दिए, और जो देखा जा रहा है साफ तौर पर, और उनकी लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि उनकी लोकप्रियता नहीं बढ़ रही हो। आप गोविंद सिंह डोटासरा की देख लीजिए, नेता प्रतिपक्ष की देख लीजिए, लगातार उनकी लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि वो कभी भी नहीं कहेंगे कि हम इनका स्थान ले लें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गहलोत गुट से आते हैं, है ना, और अब वो अपना अलग से वजूद तैयार कर रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी में अपना अलग वजूद तैयार करना भी एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी उन 2 नेताओं के सामने, जो नेता वाकई में जिनका अपना एक स्थान है राजस्थान की राजनीति में या देश की राजनीति में भी। सचिन पायलट भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, केंद्र सांसद रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और राहुल गांधी के सखा भी हैं, तो उनके भी दिल्ली तक अप्रोच, मतलब पहले ऐसे नेता है जो जिन्होंने सीधा अशोक गहलोत को टक्कर दी, और कई बार उनको मात भी दी, क्योंकि उनकी सीधी बातचीत वहां से थी। उनसे पहले जो भी नेता थे ना, वो कभी गहलोत जी के सामने टिक नहीं पाए। गहलोत जी जब से आए उन्होंने बहुत सारे नेताओं को पीछे छोड़ा, लेकिन जो भी नेता उनके सामने आया वो टिक नहीं पाया, क्योंकि उनकी दिल्ली दरबार तक अप्रोच सीधी नहीं थी। लेकिन सचिन पायलट इसलिए टिक पाए कि उनकी सीधी अप्रोच दिल्ली दरबार तक थी, इसीलिए उन्होंने बराबर टक्कर दी है, हर बार साबित किया है, तो इसीलिए वो टिक पाए। और गहलोत जी हमेशा उनसे खतरा भी महसूस करते हैं। बिल्कुल नीरज जी, हमेशा मैदान में भी वो डटे रहे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो लगातार आप जातियों की बात करें, जब जब राजस्थान में चुनाव नजदीक आते हैं तब भी एक जिक्र होता है कि जातियों से ही जीत का सेहरा तय होता है। ऐसे में यदि जातियों की बात कर ले, चाहे जाट फैक्टर की मैं बात कर लूँ, या एससी, या फिर गुर्जर, या फिर माली, तो ऐसे में ये तमाम समीकरणों को देखते हुए, चाहे गोविंद डोटासरा की बात कर ले, टीकाराम जूली की बात कर ले, गहलोत जी की बात कर ले, पायलट जी की बात कर ले, इन चेहरों को कैसे देखा जाए? अभी सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा है, क्या है? देखिए, अब जो इन चेहरों की बात करें तो गहलोत जी पर कभी ऐसा आरोप नहीं लगा कि वो माली के आधार पर, क्योंकि यहाँ मालियों के जो ज़्यादा मतलब विधायक भी कभी नहीं बने। हाँ, और ये बात वो खुद कहते हैं। गहलोत जी और प्रभुलाल सैनी जी रहे हैं, इस बार भी अविनाश गहलोत जी हैं और एक भागचंद टाकड़ा जी हैं, है ना, तो मतलब खुद भी जानते हैं। और लेकिन जाट समाज के हमेशा 40-38 विधायक हमेशा रहे हैं, दोनों पार्टियों में लाके। एससी के भी जो है 32 के 33-34 तक पहुंच जाते हैं, एसटी एससी के 50-55 पहुंचते हैं। और जब भी एससी एसटी का झुकाव किसी भी पार्टी की तरफ होता है, उसकी सरकार बन जाती है, क्योंकि 54-55 सीट एक साथ। उनमें से अब देखो, इस बार बीजेपी की सरकार बनी तो ज़्यादातर एससी एसटी की सीटों पर वो लोग ही जीते हैं, एससी एसटी। तो मतलब इन चारों नेताओं की बात करें तो राजस्थान में जो अभी भी जिनका फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, अशोक गहलोत है, सचिन पायलट है, फिर बाद में इनका डोटासरा जी और ये टीकाराम जूली का नंबर आएगा। लेकिन अभी आज की तारीख में भी इन दोनों नेताओं के मुकाबले इनकी फैन फॉलोइंग उतनी नहीं है, भले ही जातिगत आधार पर नेता हो। जातिगत अशोक गहलोत पे जातिगत आधार का नेता का आरोप नहीं लगता, सचिन पायलट पे जातिगत आधार का नेता लगता आरोप लगता है, लेकिन वो जातिगत नेता नहीं है। वो ऐसी सीटों पर चुनाव जीत के आए हैं जहाँ पर गुर्जर समाज का शायद वर्चस्व नहीं होगा, वो उन पे जातिगत आधार का आरोप जरूर लगता है, लेकिन वो भी धीरे धीरे उस दायरे से बाहर निकल रहे हैं, और उनकी भी जो पहचान है वो अलग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग बनती जा रही है। लेकिन फिर भी उनको लेकर देश भर में गुर्जर समाज बहुत ज़्यादा उन पर कहीं न कहीं फिदा है, उनके एक इशारे पर बहुत सारे समीकरण बदलते बिगड़ते हैं, तो ये बड़ी बात है। ये ताकत दूसरे जो नेता जिनके नाम मैं गिना रहा हूँ शायद उनमें अभी तक नहीं है। हाँ, तो ये उनमें बड़ी ताकत है। लेकिन राजस्थान की राजनीति में अगर इन दोनों चारों नेताओं की बात करें तो गहलोत पायलट को अपन अव्वल मान सकते हैं। दूसरे नेता भी अपने संघर्ष की स्थिति में है, वो अपनी, क्योंकि अभी जाट समाज की बात करोगे तो हनुमान बेनीवाल कहेगा मैं सबसे बड़ा नेता हूँ, जी जी बिल्कुल। बीजेपी में जाओगे तो फिर वहाँ दूसरे नेता हैं, है ना। तो इसलिए अलग अलग पार्टियों में अलग अलग नेता है, उनका वर्चस्व अलग अलग है। एससी में बात करोगे फिर वहाँ प्रेमचंद दैरव आ जाएंगे सब, क्योंकि वो बीजेपी में वो सबसे बड़े चेहरे हो गए आज की तारीख में। तो ऐसा हर पार्टी में एक अलग चेहरा है। फिर एक जाति का एक आधार होता है, किसी की 15 सीट, किसी जाति की 15 सीट जीत के आ रही है, कोई 20 सीट जीत के आ रही है। तो लेकिन जब वोटिंग होता है तो वोटिंग उस मोड पे डिपेंड करता है कि उनको लगता है कि हमारा सीएम कौन हो सकता है। लोग उस सीएम को चक्कर में
लोगों को, सचिन पायलट के समर्थकों को लगता है कि इस बार सीएम सचिन बनेंगे, तो पूरी फोर्स सचिन पायलट के समर्थकों को वोट देती है। इधर गहलोत जी के लोगों को लगता है कि हम गहलोत जी सीएम होंगे तो वो देंगे। उधर डोटासरा के लोगों को लगेगा कि डोटासरा जी सीएम बनेंगे तो जाट समाज उनको वोट देगा, जाट सीटें सारी कांग्रेस के खाते में आती है। एससी वर्ग को ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी यही है, तो वो, तो इसलिए सबको अपना अपना लगता है ना, हर आदमी सोचता है मेरा ही आदमी आ रहा है और सब अपने आदमी को जिताना चाहते हैं। हाँ। लफड़ा ये है, हम बात करते हैं कि हम कास्ट में भरोसा नहीं करते, धर्म में विश्वास नहीं करते, लेकिन जब वोट देने जाता है ना, कई बार आदमी पार्टी नहीं देखता, कई बार जाति देखता है। और ये आपने नोट भी किया होगा, राजस्थान में माना जाता है कि यहाँ पार्टियां बदल जाती है तुरंत, क्योंकि वो मेरे जाति का उम्मीदवार आ गया तो मेरा वोट और मेरी बेटी, मेरी रोटी जाति को जाएगी। नीरज जी, ऑन कैमरा कभी भी गहलोत जी और सचिन पायलट जो है वो गुटबाजी को स्वीकार करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अंदर खाने सभी को पता है। लेकिन आपसे, आपके अनुभव के चश्मे से एक बात ये समझना चाहेंगे, वाकई में अंदर खाने इनकी गुटबाजी यदि खत्म होती है तो क्या वाकई में कांग्रेस को ज्यादा मजबूती मिलेगी, पार्टी को फायदा मिलेगा? अगर राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की गुटबाजी खत्म हो जाए तो अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बना सकती है, 2/3 बहुमत से। लेकिन इन दोनों की गुटबाजी खत्म तब है, दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है आज भी। भले ही दोनों साथ मिलते हो, कभी साथ फोटो खिंचवाते हो, हाथ मिलाते हैं, लेकिन दिल नहीं मिलते हैं। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं, दोनों को एक दूसरे से खतरा है। गहलोत जी कहते हैं मैं रिटायर नहीं होऊंगा, और सचिन पायलट कह रहे हैं मैं सीएम बनने से पहले जाऊंगा नहीं कहीं भी, है ना। तो दोनों का मकसद तो सीएम बनना ही है। गहलोत जी 3 बार रह चुके, लेकिन उनका कहते हैं कि मेरा मन नहीं है भैया, मैं तो 100 साल जब तक जिंदा हूं, जब तक मैं राजस्थान की सेवा करूंगा। पायलट साहब कह रहे हैं भाई मुझे एक बार तो मौका दो। तो दोनों का मकसद सीएम की कुर्सी दिखता है। दोनों कहते हैं कि नहीं, हमारी कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन हकीकत में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने संकट यह है कि वो गहलोत जी के दरबार में चल जाएं तो पायलट साहब नाराज हो जाते हैं, पायलट साहब के दरबार में चल जाए तो गहलोत जी नाराज हो जाते हैं। इसलिए जो बहुत सारे पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता है वो बेचारे कार्यक्रमों से दूरी बनाते हैं, और उनके कई बार बयान भी सामने आते हैं कि ये गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। पार्टी में तो कांग्रेस पार्टी का झंडा जिसके हाथ में वही कांग्रेस पार्टी होनी चाहिए। बाकी अब ये गुटों के चक्कर में बहुत सारे लोग कार्यक्रमों से दूरी बनाते हैं, किनारा करते हैं। और लेकिन ये दोनों नेता हमेशा कोशिश करते हैं मुस्कुराने की, लेकिन सबको पता है, उनको खुद को पता है उनके चेहरे के पीछे क्या है। तो सस्पेंस तो वो खुद ही रखते हैं, और वो सार्वजनिक रूप से देखा भी जाता है। और ऐसे नहीं तो कई बार बयानों में छलक जाता है, भले ही अच्छी अच्छी भींटी भींटी बातें करें, लेकिन जब बयान देते हैं तो उन बयानों में साफ झलक जाता है कि कौन किसके प्रति क्या उगल रहा है। आज भी नकारा निकम्मा वाले जख्म जो है लगता है गहलोत जी के गए नहीं, लगातार जिक्र। देखिए बातें हैं, बोलते हैं एक बार निकल गई तो दूर तक जाती है, उसका असर छूटता नहीं है। भले ही कितनी वो अच्छी मलहम लगा दें, लेकिन देखिए जिसका अपमान होता है वो उसको पी जाता है समय के अनुसार, लेकिन वो चीज़ें चुभती जरूर है, सालती जरूर है, और वो आदमी एहसास भी रखता है। और गहलोत जी भी समय के साथ हो सकता है उसको भूलने की कोशिश करें, लेकिन पायलट साहब ने भी भूलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जिसकी जो भाषा है वो बोले, मैं इस तरह की भाषा नहीं बोलता हूँ। लेकिन न तो उनके समर्थक इस बात को भूले हैं, न पायलट साहब इस बात को भूले हैं। जब भी अवसर आता है दोनों एक दूसरे पर फिर शब्दों के बाण चलाते हैं। अभी फिलहाल शांति बनी हुई है, लेकिन सबको पता है कि दोनों के बीच वैचारिक मतभेद है। पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को भी पता है, स्थानीय नेताओं को पता है, और कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को पता है। और यही कारण है कि बहुत सारे जब आपके धरने प्रदर्शन होते हैं ना, उसमें एक दूसरे के समर्थक एक दूसरे से राम राम तक नहीं करते। आप सोच सकते हो। बिल्कुल नीरज जी, तो अब ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार आने वाले दिनों में क्या कुछ कांग्रेस के अंदर खाने तस्वीरें देखने को मिलेगी। क्या गहलोत पायलट जो है वो मन से एक होते हुए दिखाई देंगे, या फिर यही तस्वीरें लगातार देखने को मिलेगी। तो फिलहाल सीधी बात में इतना ही। आप लगातार हर दिन 4 बजे देखते रहिए नीरज मेहरा जी के साथ में सीधी बात में क्या कुछ नई अपडेट हम लेकर के आए हैं, और पॉलिटिकल पोस्टमार्टम पर खासतौर पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। नमस्कार।